औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज़ अनदर लेक्चर फ्रॉम द लेक्चर सीरीज़ ऑन द सेल स्ट्रक्चर एंड द ऑर्गेनेलिस। एंड आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक चंद जो चीज़ें डिस्कस करनी हैं, उनमें से पहली जो चीज़ रहने वाली है वो है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म को पहले हम बेसिक लेवल से देखेंगे, एमडी-कैट देन हम उसको मज़ीद अप टू डेट लेके जाएंगे। क्लियर होगी बात। सो एमडी-कैट के स्टूडेंट्स का जहाँ पे हम ब्रेक लेंगे लेक्चर के दौरान थोड़ी सी, वहाँ पर एमडी-कैट के स्टूडेंट्स का जो लेक्चर होगा वो कंप्लीट हो चुका होगा। क्लियर है। चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं। देखिए सेल हमने स्टार्ट जिस चीज़ को करना है डैट इज़ अ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो है पहले तो इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म, और साथ में जो कैरियोप्लाज्म होता है उसके या कैरियोलिम्फ जो होता है उसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो बेटा साइटोप्लाज्म किसको कहते हैं? सेल के अंदर जो फ्लूइड मीडियम है, सेल के अंदर जो फ्लूइड मीडियम होता है जिसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेली सस्पेंडेड फॉर्म के अंदर मौजूद होती हैं, या फिर दूसरे अल्फाज में हम ये कह लें कि जिसके अंदर स्टोरेज मटेरियल होता है, खुराक स्टोर्ड होती है, या फिर जो बाकी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी किस्में आती हैं, दे आर इंक्लूडेड इन द साइटोप्लाज्म। तो वो साइटोप्लाज्म में आती हैं। तो बेटा अगर हम बात करते हैं ना कि कौन सा यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है जो सेल के अंदर पाया जाता है, तो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर में अगर हम बात करेंगे ना तो आपने 2-3 नाम लिख देने हैं। तो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर में बेटा सबसे पहले तो आएगा राइबोसोम, यानी कि वो स्ट्रक्चर जो हर एक सेल के अंदर पाया जाता है। सो उनमें से एक चीज़ कौन सी आएगी बेटा? राइबोसोम। राइबोसोम हर सेल में आपको देखने को मिलेगा लाजमी तौर पर। पॉइंट नंबर 2 अगर हम बात करते हैं तो आपने बेटा कहना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर। अब इस यूनिवर्सल स्ट्रक्चर की जो लिस्ट है उसमें अगर आप किसी तीसरे का नाम जोड़ना चाहेंगे तो वो आपके पास कौन सा आएगा? डैट विल बी कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। तो ये क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म कहलाएगा। क्लियर होगी बात बेटा। तो साइटोप्लाज्म जो है वो इसके अंदर इंक्लूड कर दिए जाते हैं। अब बेटा यहाँ पर बात तो हमने कर दी है कि राइबोसोम्स के बारे में, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो साइटोप्लाज्म होता है ना, साइटोप्लाज्म इज अ कंटेंट दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन्स, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, एक ही चीज़ का नेम है। तो या तो इसके दरमियान और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसको हमने एक स्पेशल नाम दिया था, डेट इज अ कैरियोथिका। सो कैरियोथिका और प्लाज्मा लीमा के बीच में जो आपको जो फ्लूइड सेमी विस्कस मीडियम देखने को मिलेगा, उसी मीडियम को आप क्या नाम देंगे? वी कॉल्ड इट एज अ साइटोप्लाज्म। तो हम इसको क्या नाम दे देंगे? साइटोप्लाज्म का नाम दे देंगे। देखें बेटा जैसा कि यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर हम सब जानते हैं कि एक वाज़ेह तौर पर न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है और ऑर्गेनेलिस भी मौजूद होती हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में पता क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस तो मौजूद होता है। अब यूकैरियोटिक सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वो साइटोप्लाज्म अलग से मौजूद होता है और जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो अलग से मौजूद होता है। यानी कि साइटोप्लाज्म और कैरियोलिम्फ जो होते हैं, ये दोनों, कैरियोलिम्फ उसी को कहते हैं बेटा, किस चीज़ को भला कैरियोलिम्फ कहते हैं? कैरियोलिम्फ इज अ न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोलिम्फ जो होते हैं वो सेपरेटली तौर पर मौजूद होते हैं, एक ही जगह पर नहीं पाए जाते। लेकिन उसके बरअक्स अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो आपने कहना है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर किसी किस्म की कोई भी आप कह लें कि पार्टीशन मौजूद नहीं होती साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में। तो यहाँ पर देखें, अगर मैं इसको उड़ा देता हूँ, ये वाला जो आपके पास कैरियोथिका है, तो उसके नतीजे में ये जो डेंसली स्ट्रक्चर आपको सेंटर में देखने को मिल रहा है, दिस वन इज नोन एज ए, इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम दे देंगे कैरियोलिम्फ का। और इस कैरियोलिम्फ की ये बाहर वाली साइड पर आपको क्या देखने को मिलेगा? दैट इज नोन एज अ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर देखने को मिल जाएगा हमें। अब साइटोप्लाज्म के बारे में बात करें ना बेटा, तो मैं यहाँ पर ज़रा अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए या आसान कॉन्सेप्ट बनाने के लिए इसके एक डायग्राम बना ही देता हूँ। तो मैंने कहा कि साइटोप्लाज्म इज अ कंटेंट दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब साइटोप्लाज्म के भी आगे हिस्से होते हैं। अब साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो सोलुबल पार्ट है ना, सारे का सारा साइटोप्लाज्म का बेटा, सारे का सारा जो सोलुबल पार्ट होता है, सारे के सारे सोलुबल पार्ट को हम क्या नाम देंगे? हम इसको नाम देंगे साइटोसोल का। इट इज़ नोन एज अ साइटोसोल। अब साइटोसोल जो होता है ये फिर मजीद जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। समझ आ गई बात? यानी कि साइटोसोल जो होता है, साइटोप्लाज्म जो है बेसिकली साइटोप्लाज्म 2 हिस्सों में डिवाइड है। तो पहला हिस्सा जो होता है उसको हम कहेंगे साइटोसोल, और दूसरे हिस्से का नाम क्या होता है? दैट इज नोन एज अ साइटोजेल। अब व्हाट इज अ साइटोसोल एंड व्हाट इज अ साइटोजेल? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द साइटोप्लाज्म दैट इज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अगर मैं एक ऐसे साइटोप्लाज्म की बात करता हूँ जो कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के बहुत करीब है, तो बेटा हम उसको नाम क्या देंगे? हम कहेंगे इसका जो नाम होगा दैट इज अ साइटोसोल। क्या नाम देंगे? साइटोसोल का। लेकिन उसके बरअक्स अगर हम बात करें
कि साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब की तरफ पाया जाता है उसको हम क्या नाम देंगे, उसको आप नाम देंगे साइटोजेल का नाम देंगे। सो बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है साइटोप्लाज्म में, यहाँ से लेके यहाँ तक ये साइटोसोल है, और इससे आगे वाला जो पोर्शन है वो क्या है, साइटोजेल है। और साइटोसोल और साइटोजेल दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो हम उसको क्या नाम देंगे, हम कहेंगे दिस वन इज नोन एज आ साइटोप्लाज्म, तो हम इसको साइटोप्लाज्म का नाम दे देंगे। क्लियर होगी बात। अब हम बेटा बात करते हैं कि अगर आपसे एक ऑप्शन में पूछ लिया जाए साइटोप्लाज्म के लिए एक पहले निकनेम सुन लें। साइटोप्लाज्म का जो निकनेम है दैट इज, हम इसको बेटा कहते हैं स्टोरेज हाउस ऑफ सेल। क्या नाम देते हैं, स्टोरेज हाउस ऑफ सेल। यानी कि सेल का जो स्टोरेज हाउस होता है उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म का। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है, वो ये है कि क्या सिर्फ साइटोप्लाज्म में सेल का स्टोरेज हाउस होता है, इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर नहीं होती। तो बेटा अगर ऑप्शन में पूछ लिया जाए कि विच वन इज नोन एज अ स्टोरेज हाउस ऑफ सेल, नीचे ऑप्शन में आपको दे देते हैं। ऑप्शन में बेटा आपको लिख दिया जाता है ऑप्शन ए इज अ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ऑप्शन बी में बेटा लिख दिया जाता है, ऑप्शन बी में लिख दिया जाता है साइटोप्लाज्म, और ऑप्शन सी में बेटा आपके पास लिख दिया जाता है वैक्यूल, और ऑप्शन डी में आपके पास बेटा लिख दिया जाता है, ऑप्शन डी में आपके पास लिख दिया जाता है बोथ ए एंड सी। तो बेटा आपका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, विच वन इज अ स्टोरेज हाउस ऑफ सेल। तो सेल का जो स्टोरेज हाउस है वो क्या होता है, अगर मैं यहां पे बेटा ऐसे लिखता हूं विच वन इज आगे स्टोरेज हाउस ऑफ सेल, तो आपका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए इनमें से स्टेटमेंट्स में से, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म। तो अगर आपने इसी चीज़ को लाइट वे में पढ़ा होगा तो आप किस तरफ भाग जाएंगे, आप फटाफट भाग जाएंगे कि साइटोप्लाज्म की जानिब, कि साइटोप्लाज्म में स्टोरेज हाउस होता है। लेकिन याद रखना कि साइटोप्लाज्म के साथ साथ बेटा वैक्यूल्स जो होते हैं वो भी स्टोर करते हैं। तो वैक्यूल्स एंड साइटोप्लाज्म जो दोनों होते हैं, दीज आर द स्टोरेज हाउस ऑफ सेल, ये दोनों ही सेल के स्टोरेज हाउस के तौर पे काम करते हैं। यानी कि इन दोनों के अंदर क्या स्टोर होते हैं, वैक्यूल्स और साइटोप्लाज्म के अंदर। अगर मैं इस तरह से लिख देता हूँ विच वन is not a storage house of cell except, which one is not a storage house of cell except। तो अब बताइए यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है, which one is not a storage house of cell except। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या बनेगा, क्या माइटोकॉन्ड्रिया इस बार राइट ऑप्शन बन रहा है। तो बेटा यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहेंगे कि सर ने तो यहाँ पर विच वन लिखा है, तो विच वन का मतलब क्या हमें वन सेलेक्ट करना है इन सब में से। बेटा विच वन का मतलब कि इन सभी ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करिए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने कोई एक चीज़ को सिलेक्ट करना है, समझ आ गई बात। क्योंकि यहाँ पर वन, ये जो ऑप्शन डी है ये दोनों में से बेहतर था, तो डैट्स वाई हमने डी की तरफ मूव किए बी और सी की बजाय। अच्छा यहाँ पर देखें, मैंने कहा कि विच वन इज नॉट अ स्टोरेज हाउस ऑफ सेल एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा है जो सेल का स्टोरेज हाउस नहीं है एक्सेप्ट मास वाई। यानी कि जो सेल का स्टोरेज हाउस नहीं है वो कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया। और हमने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो छोड़ेंगे तो बेटा राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, हमारे पास यही आ जाएगा। और अगर बेटा ये एक्सेप्ट वाला जो यहाँ पर वर्ड है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, तो फिर आपके पास राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा, दैट विल बी द राइट ऑप्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएगा। अब यहाँ पे बेटा देखें ऑप्शन है मेरे पास ई, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बोथ बी एंड ए, बोथ बी एंड ए। और मैं ऑप्शन थोड़ा चेंज करता हूँ, विच वन इज अ which structure of cell is storage house of enzyme, storage house of metabolic enzymes, storage house of metabolic enzyme। तो अब बेटा हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, हरी अप। यहाँ पर ऑप्शन एफ भी लिख देते हैं, ऑप्शन एफ में लिख देता हूँ ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज आ गया। चलें जी बताएं, इतने सारे स्टेटमेंट्स और ऑप्शंस आपके सामने रख दिए, तो जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर बेटा हमें लगता है शायद राइट ऑप्शन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया चूज़ कर ले। नहीं यार, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो होते हैं, लेकिन क्या चूज़ करना चाहिए, मेरा नहीं ख्याल यार। पॉइंट नंबर सेकंड, साइटोप्लाज्म में तो एंजाइम्स होते हैं, कन्फर्म बात है, ये तो ठीक है। वैक्यूल, यार वैक्यूल फूड वैक्यूल्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, टर्जिडिटी को मेंटेन करने के लिए होते हैं, एक्सक्रीशन के लिए होते हैं, लेकिन उनके अंदर एंजाइम थोड़ी स्टोर होते हैं, उनके अंदर या तो खुराक स्टोर होगी या वेस्ट मटेरियल। तो वैक्यूल नहीं बनता, वैक्यूल नहीं बन सकता। अगर वैक्यूल नहीं आएगा तो फिर ऑल ऑफ दीज भी नहीं बन सकता।
अच्छा, क्या ख्याल है ए और सी के बारे में? वैक्यूल है नहीं तो ए और सी हो नहीं सकता। अच्छा, साइटोप्लाज्म के बारे में कंफर्म है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो मुझे सोचना चाहिए कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया में हो क्या रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यार मुझे बताया गया था सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। अच्छा, अगर माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन होती है तो सेलुलर रेस्पिरेशन में तो स्टेप्स होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस आता है, क्रेब्स साइकिल्स आता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी आती है। यार अगर इतने सारे केमिकल रिएक्शंस वहाँ पर हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप में होता है। तो 10 स्टेप के लिए जो डिफरेंट एंजाइम्स है, हेक्सोकाइनेज एक्सेट्रा, वो सारे कहाँ पर होने चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया में। इट्स मीन्स दैट कि एंजाइम के लिए जो स्टोरेज हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों आएंगे। सो बोथ ए एंड बी विल बी द राइट ऑप्शन एट दैट स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के अंदर। तो इस तरह से आप लोगों ने अपना दिमाग जो है वो बिल्कुल खोल के रखना है जब आप इस तरह से ऑप्शन जो होंगे वो सोल्व कर रहे होंगे। क्लियर होगी बात? कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग खुला रखो और मस्त माहौल में काम चलने दो। ठीक है जी। अच्छा जी, साइटोप्लाज्म की हम बात करते हैं कंपोजिशन के बारे में। देखिए, अगर हम बेटा साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन के बारे में बात करें ना, तो साइटोप्लाज्म जो है वो बेसिकली मिल के बनता है जिन चीज़ों से, उन चीज़ों के हम लिख देते हैं कंपोजिशन। तो बेटा सबसे पहले हम लिखेंगे कि साइटोप्लाज्म जो है वो दो तरह के मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। पहले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स, और दूसरे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स। कौन से होंगे? मैक्रोमॉलिक्यूल्स। अब माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स को ज़रा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। माइक्रोमॉलिक्यूल्स की बेटा अगर हम बात करें ना, तो आपने कहना है कि जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं उनमें हमारे पास आ जाएंगे, जैसा कि वाटर हो गया, जैसा कि हमारे पास आयंस हो गए, जैसा कि हमारे पास हो गया जी कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हो गई थोड़ी बहुत, जैसा कि हमारे पास बेटा हो गया जी फैटी एसिड हो गए, सही है। उसके बाद हमारे पास बेटा अमाइनो एसिड्स हो गए। तो ये जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ये सारे के सारे किस में आएंगे? दीज आर इंक्लूडेड इन द माइक्रोमॉलिक्यूल्स। तो ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं? ये माइक्रोमॉलिक्यूल्स में आ रहे हैं। और ये माइक्रोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, वो मिलके बनाते हैं ट्रू सोल्यूशन का। माइक्रोमॉलिक्यूल्स क्या बनाते हैं बेटा? ये बनाएंगे ट्रू सोल्यूशन को। और ट्रू सोल्यूशन जो होता है यानी कि उसी को बेटा हम नाम देते हैं साइटोसोल का। व्हाट इज साइटोसोल? जो ट्रू सोल्यूशन होता है उसको साइटोसोल कहते हैं। बेटा साइटोप्लाज्म का ये वो हिस्सा होता है जिसमें केमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, केमिकल रिएक्शन साइट ऑफ साइटोप्लाज्म, केमिकल रिएक्शन साइट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म की जो केमिकल रिएक्शन साइट होती है उसको बेटा हम क्या नाम दे देंगे? उसको आप नाम दे देंगे दिस वन इज नोन एज अ ट्रू सोल्यूशन, या फिर साइटोसोल का नाम देंगे, और ये बनेगा इन चीज़ों से। उसके बरअक्स अगर हम बेटा यहाँ पे बात कर लेते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स के बारे में, तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन कुछ इस तरह से याद रखिएगा। मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं बेटा वो मिलके बनते हैं। पॉइंट नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं बेटा वो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर वहाँ पे देखने को मिलेंगे। पॉइंट नंबर 2, जो मेन कंपोनेंट है जो कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स यानी कि जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स या फिर जो साइटोजेल बनाएगा, उसमें अगर हम मेन एक कंपोनेंट, अगर मैं आपको कहता हूँ कि इन सभी कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट आप मुझे निकाल के दें कि कौन सा वो कंपोनेंट है जो बनाता है ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स का, कौन सा वो कंपोनेंट है जो साइटोजेल बनाएगा। देखिए साइटोसोल तो यहाँ पे बन गया, और यहाँ पर मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनाएंगे साइटोजेल। क्या बनाएंगे? साइटोजेल बनाएंगे। और ये जो सोल्यूशन बनाएंगे ना, उसको ट्रू सोल्यूशन का हम नाम नहीं दे सकते। ठीक होगी बात? सो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, उसके बाद बेटा हम बात क्या करेंगे? डैट इज़ अ न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम दिया मैंने? न्यूक्लिक एसिड का। तो ये जो कंपाउंड्स हैं यहाँ पर जो मैंने मेंशंस किए हैं, ये है हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल्स। और इन मैक्रोमॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, ये क्या बनाएंगे? ये बेटा हमारे पास बनाएंगे कोलाइडल सोल्यूशन। ये क्या बनाएंगे? कोलाइडल सोल्यूशन बनाएंगे। कोलाइडल सोल्यूशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है। कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है? बहुत ज़्यादा थिक होता है, और ये आप कह लें कि सेल की शेप को मेंटेन भी रखता है। यानी कि ये बाहर वाली साइड पर ये वाला जो होता है, ये सोल्यूशन यहाँ पर साइटोप्लाज्म का ये वाला जो रीजन होता है ना, ये बहुत मोटा होता है। और ये कोलाइडल सोल्यूशन ही क्या बनाएगा? कोलाइडल सोल्यूशन थिक होता है और मेटाबॉलिकली इतना एक्टिव नहीं होता, लेस एक्टिव, मेटाबॉलिकली लेस एक्टिव होता है। और उसके बाद लेकिन शेप को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये बनाएगा कौन? मैक्रो बनाते हैं। और इसको अगर हम दूसरी बात कहें तो बेटा हम इसको क्या नाम देते हैं? दिस वन इज नोन एज अ साइटोजेल। तो हम इसको साइटोजेल कहते हैं। क्लियर होगी बात? सो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स में से कौन सा वो मॉलिक्यूल है बुनियादी तौर पर, बेसिकली तौर पर, जो कि कोलाइडल सोल्यूशन बनाता है, तो इनमें से मैं क्या चूज़ करूंगा? प्रोटीन चूज़ करूंगा। और अगर इसी तरह से यहाँ से मैं आपसे पूछूं कि ट्रू सोल्यूशन में कौन सा वो मॉलिक्यूल है जो कि यहाँ पर मेन ट्रू सोल्यूशन को बनाता है? वाटर है, आयंस है, कार्बन डाइऑक्साइड, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड। तो इनमें से आपका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? यू विल चूज टुवर्ड्स द वाटर, बिकॉज जो वाटर होता है वो वहाँ पर आपको कितने % देखने को मिलता है? 90% जो होता है वो आपको वाटर भी देखने को यहाँ पर
मिलेगा उसका कंपोजिशन के अंदर। क्लियर होगी बात। सो दैट इज द बेसिक बैकग्राउंड अबाउट द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन के बारे के अंदर। अब इसके अलावा साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करते हैं ना कि इसके अंदर मजीद और क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर मजीद बेटा आपको देखने को मिलती है सेल ऑर्गेनेलीज। क्या देखने को मिलेंगी? सेल ऑर्गेनेलीज। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको चंद एक आज फ़र्क थोड़ा सा बता ही देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ सेल ऑर्गेनेलीज की। कौन सी वो ऑर्गेनेलीज हैं जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं? तो सबसे पहले बेटा हम लिखते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो कौन सी होती हैं, यानी कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलती हैं। उसके बाद बेटा हम लिखते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड। क्या लिखेंगे? डबल जो मेम्ब्रेन बाउंड हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो बेटा सबसे पहले हम लिखते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली में सबसे पहले आपने बेटा लिखना है, नो डाउट वो आपको पता ही है। अब किसकी तरफ भागेंगे? राइबोसोम के बारे में। नंबर सेकंड बेटा कौन सी नॉन मेम्ब्रेन होती है? दैट इज अ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। और तीसरा बेटा हम बात करेंगे साइटोस्केलेटन, जो कि एक फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है। ये भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। तो इस तरह से ये चीज़ आप भूलेंगे नहीं, कौन सी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। अब नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली के बाद हम चलते हैं डबल मेम्ब्रेन की जानिब। डबल मेम्ब्रेन में बेटा सबसे पहले आप बात करेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? प्लास्टिड्स के बारे में बात करेंगे। पॉइंट नंबर सेकंड बेटा आप बात किसके बारे में करेंगे? न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में करेंगे? जल्दी से बोलें। न्यूक्लियस के बारे में। और तीसरी चीज़ बेटा आप किसके बारे में करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। सही है। तो ये आपके पास जो होंगे दीज आर द डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। अब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज कौन कौन सी होती हैं? विच वन इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, उनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे ऑप्शंस में लिखते हैं। यहाँ पर ये चीज़ आ गई हमारे पास, ये वाला। तो यहाँ पर बेटा ऑप्शंस में मैं लिखता हूँ। पॉइंट नंबर 1 मेरे पास आ गया, दैट इज अ लाइसोसोम। ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड गोल्जी अपरेटस। पॉइंट नंबर थर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पॉइंट नंबर 4 हमारे पास आ गया बेटा पैरोक्सिसोम। और फिर बेटा हमारे पास आ जाएगा ग्लाइऑक्सिसोम। तो ये जो ऑर्गेनेलीज बेटा यहाँ पर मैंने आपको मेंशन करके दी हैं, दीज आर द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं जो सेल के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। एक और चीज़ रह गई, डेट इज अ वैक्यूल्स रह गए। क्लियर होगी बात। सो स्टोरेज हाउस में याद रखिएगा कि स्टोरेज हाउस वैक्यूल जो होते हैं वो भी स्टोरेज हाउस का काम करते हैं। तो यहाँ पर टोटल देख ले कितनी हो गई हैं, 6, 3, 9 और 3, 12, एक डोजन। जब भी बात लिखी जाती है ना सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में, तो बेटा ये चीज़ हमेशा कहते हैं डोजन ऑफ ऑर्गेनेलीज। क्या लिखते होते हैं लफ्ज़? डोजन ऑफ ऑर्गेनेलीज। तो डोजन ऑफ ऑर्गेनेलीज की बात की जाती है। तो डोजन ऑफ ऑर्गेनेलीज कौन सी है? यही है वो जो मैंने आपके सामने लिख दी है। तो इस तरह से ये चीज़ याद रखनी है कि साइटोप्लाज्म के अंदर ये सेल ऑर्गेनेलीज भी देखने को मिलेंगे। तो साइटोप्लाज्म के अंदर बेटा हमें देखने को मिलेंगे सेल ऑर्गेनेलीज, साथ में हमें देखने को मिलेंगे सेल इंक्लूजन्स। व्हाट इज अ सेल इंक्लूजन्स, वो भी ज़रा देख लेते हैं। सो बेटा सेल इंक्लूजन्स जो होता है ना, यानी कि ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? उनको बेटा हम नाम देते हैं सेल इंक्लूजन्स का। क्या नाम देंगे? सेल इंक्लूजन्स का नाम देते हैं। यानी कि ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? इनके बारे में फेमस चीज़ ये होती है कि ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स रहते हैं। और अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं ना, तो साइटोप्लाज्म के अंदर आपने ये चीज़ कहनी है कि दीज आर द नॉन ग्रैनुलर स्ट्रक्चर। साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो सेल ऑर्गेनेलीज होती है ना, पहली बात ये हमारे पास यहाँ से एमसीक्यूज भी बन सकता है। जब भी हम सेल ऑर्गेनेलीज की बात करते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, तो बेटा हमारे माइंड में एक चीज़ आती है कि शायद जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि सेल ऑर्गेनेलीज में भी मैंने यहाँ पर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स लिखी हैं। तो अगर हम ऑप्शंस में एक ऑप्शन फ्रेम करें और उस ऑप्शन में आपको मैं ये कह देता हूँ कि विच वन इज़ नॉट अ ट्रू स्ट्रक्चर, विच वन इज़ अ ट्रू स्ट्रक्चर अबाउट साइटोप्लाज्म एक्सेप्ट, तो मैं यहाँ पर ऐसे कुछ एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ। विच वन इज़ अ ट्रू अबाउट साइटोप्लाज्म, नीचे मैं लिखता हूँ एक्सेप्ट। क्या लिखता हूँ? एक्सेप्ट, कि आपने वो ढूंढ के बताना है। ऑप्शन ए में हम लिख देते हैं कि जो नॉन मेम्ब्रेन
membrane, non-membrane structures present in cytoplasm। ऑप्शन बी में बेटा लिख देते हैं, ऑप्शन बी में लिखता हूं मैं कोएंजाइम के बारे में। तो मैं कहता हूं कि जी कोएंजाइम्स आर प्रेजेंट, गौर से ध्यान से, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ऑप्शन सी लिख देते हैं। ऑर्गेनेलिस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट, यहाँ पे ओनली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट। ऑप्शन डी में लिख देते हैं स्टोरेज हाउस ऑफ सेल, और ऑप्शन ई में लिख के देता हूं बेटा मैं आपको बोथ हमारे पास आ गया भाई साहब, किधर गया यार, बी एंड सी। जल्दी से बताइए यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। विच वन इज ट्रू अबाउट साइटोप्लाज्म एक्सेप्ट, जल्दी से सोचें, इनमें से कौन सा जो है वो साइटोप्लाज्म के बारे में दुरुस्त है, उसको आपने छोड़ देना है क्योंकि लफ्ज़ एक्सेप्ट आ चुका है। तो हम ज़रा दिमाग लगाते हैं यहाँ पे। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होती हैं। ऑब्वियसली बात है, नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर जो होती हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, सेल इंक्लूजन्स। तो ये तो होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, बात ठीक है। उसके बाद कोएंजाइम्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, ऑब्वियसली बात है कोएंजाइम क्या होंगे यार, इसके ऊपर डाउट है हमें थोड़ा, चलो सोचते हैं बाद में। अच्छा, ओनली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट, सिर्फ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं, ये तो गलत बात है क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि मेम्ब्रेन बाउंड हो, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस भी तो होती है ना। साइटोस्केलेटन है, राइबोसोम है, सेंट्रियूल है, ये भी तो साइटोप्लाज्म में देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है यानी कि ओनली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, ये गलत है, और उसने कहा भी ये कि ट्रू स्टेटमेंट को छोड़ दीजिए। तो इसका मतलब हमने गलत वाले को चूज़ करना है, और गलत वाला हमें सी में थोड़ा शक है कि ये सी वाला लग रहा है कि ये गलत है। अच्छा, स्टोरेज हाउस ऑफ सेल, ये बिल्कुल है। अब उसने कहा बी और सी दोनों ही जो हैं वो गलत हैं। कोएंजाइम्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा सोचो विचार की ज़रूरत है। क्या कोएंजाइम साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे? ज़रा सोचिए बेटा, देखें कोएंजाइम जो हैं वो बेसिकली टाइप्स में आते हैं, कोफैक्टर के, किसके टाइप में आते हैं, कोफैक्टर के टाइप में आते हैं। अब हम ज़रा सोचेंगे कि देखें अगर एंजाइम्स मौजूद हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म इज़ अ हाउस ऑफ केमिकल रिएक्शन, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन को करवाएगा कौन? एंजाइम्स करवाएगा। अगर कोफैक्टर और कोएंजाइम्स नहीं होंगे तो क्या केमिकल रिएक्शंस होंगे? नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि कोफैक्टर या फिर कोएंजाइम्स या फिर एक्टिवेटर्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, ये सारे के सारे साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलेंगे। इट्स मीन्स डैट हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हमारा बनता है वो कौन सा बनेगा? सी वाला बनेगा। तो ऐसे भी आपने ये चीज़ याद रखनी है। सो बेटा मैंने कहा कि यहाँ पर ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होंगे, यहाँ पे नॉन ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होंगे। नॉन ग्रैनुलर स्ट्रक्चर जो होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि मैं बेटा बता देता हूँ आपको। वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स आपको बहुत देखने को मिलेंगे, जैसा कि लाइसोसोम की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होंगे, जैसे कि वेसिकुलर स्ट्रक्चर भी होंगे, आपको देखने को मिलेंगे वेसिकुलर स्ट्रक्चर। अब कौन कौन से वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पे नीचे मैं मेंशन भी कर देता हूँ। नंबर 1 बेटा लाइसोसोम की बात करते हैं, लाइसोसोम इज़ अ वेसिकुलर स्ट्रक्चर। नंबर 2 बेटा ग्लाइओक्सिसोम, ग्लाइओक्सिसोम इज़ अ वेसिकुलर स्ट्रक्चर। नंबर 3 इज़ अ पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम इज़ अ वेसिकुलर स्ट्रक्चर। पॉइंट नंबर 4 वैक्यूल्स की बात करें, वैक्यूल्स इज आल्सो अ वेसिकुलर स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रही हैं दीज आर द वेसिकुलर स्ट्रक्चर। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं बेटा हमारे पास रॉड शेप के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो वैसे भी पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, लेकिन इसके अलावा ये आपको रॉड शेप स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिल जाता है। फाइब्रस, कौन सा फाइब्रस स्ट्रक्चर आपको देखने को फाइब्रस की फॉर्म में देखने को मिलता है? तो ये जो साइटोस्केलेटन होते हैं बेटा ये आपको फाइब्रस की फॉर्म के अंदर देखने को मिल जाते हैं। राइबोसोम जो होते हैं नो डाउट ये ग्रैन्यूल्स की फॉर्म के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। क्लियर होगी बात?
तो इस तरह से ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो होता है हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट होती हैं। इसी तरह से बेटा अगर हम बात कर लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस, तो जब मैंने इसको पढ़ाया था बेटा वहाँ पर आपको डिटेल में तो एक्सप्लेन किया था, लेकिन वो लोग जो सिर्फ यही लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उन्होंने गोल्जी अपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नहीं अटेंड किया, तो उनके लिए बता देते हैं कि बेटा इन दोनों के लिए हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि ये दोनों जो होते हैं ना ये मिलके बनते हैं सिस्टर्ने से। किस चीज़ से मिलके बने होते हैं? सिस्टर्ने से मिलके बने होते हैं ये दोनों जो चीज़ें होती हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि गोल्जी अपरेटस के लिए जो शब्द हम यूज़ करेंगे डेट इज़ अ कलेक्शन। कौन सा लफ्ज़ यूज़ करेंगे? कलेक्शन का यूज़ करेंगे। कलेक्शन वर्ड इज ओनली रिस्ट्रेन टू द यूज़ ऑफ द गोल्जी अपरेटस, यानी कि कलेक्शन ऑफ सिस्टर्ने इज प्रेजेंट इन गोल्जी अपरेटस। आप ये तो कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ सिस्टर्ने इज प्रेजेंट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन अगर हम बेटा नेटवर्क की बात करते हैं, यानी कि नेटवर्क ऑफ सिस्टर्ने, तो नेटवर्क ऑफ सिस्टर्ने वाला जो शब्द है ये सिर्फ और सिर्फ हम रिस्ट्रेन करते हैं या सिंगली यूज़ करते हैं सिर्फ और सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि नेटवर्क ऑफ सिस्टर्ने इज ओनली प्रेजेंट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि नेटवर्क जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के केस में देखा जाता है और गोल्जी अपरेटस के केस में कोई भी नेटवर्क नहीं होता। तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि कलेक्शन जो है वो गोल्जी अपरेटस में होता है, कलेक्शन उसमें भी होता है, लेकिन नेटवर्क जो लफ्ज़ है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रहेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए रहने वाला है। तो इस तरह से ये चीज़ याद रखनी है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। क्लियर होगी बात? सो इस तरह से सेल ऑर्गेनेलिज, सेल इंक्लूजन्स, उसके बाद कंपोजिशन, माइक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स, ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन, उसके बाद साइटोसोल, साइटोजेल और स्टार्टिंग पे उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत पढ़ना था। अब बेटा हम देख लेते हैं इसकी फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं कि जो हमारे पास साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म पहली बात स्टोरेज हाउस होता है, स्टोरेज हाउस ऑफ सेल, स्टोरेज हाउस ऑफ सेल, यानी कि सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, उन तमाम केमिकल रिएक्शंस के जो एंजाइम्स होते हैं या फिर उसके अलावा जो फूड, ठीक है, फूड पार्टिकल्स कह लें या फिर आप कह लें तो फूड वैक्यूल्स कह लें या फिर स्टोरेज या फिर खुराक जो प्रोवाइड करते हैं, जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो सारे के सारे आपको साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे बेटा लिख देता हूँ कि एंजाइम्स जो हैं वो यहीं पे देखने को मिलते हैं। नंबर सेकंड बेटा मेटाबॉलिज्म्स के अंदर इन्वॉल्व होता है। किस में इन्वॉल्व होता है? मेटाबॉलिज्म। तो मैं यहाँ पर बेटा कुछ मेटाबॉलिज्म्स भी लिखते हैं, जैसे कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस। पॉइंट नंबर 1 इज द ग्लाइकोजिनोलाइसिस। पॉइंट नंबर सेकंड बेटा ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। पॉइंट नंबर 3 ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये जो हैं हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास बेटा यहीं पे होंगे। पॉइंटर के भी इंक खत्म हो गई। सो बेटा ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होता है कि जो ग्लाइकोजन होता है ना, ग्लाइकोजन, उस ग्लाइकोजन को ब्रेक कर दिया जाता है ग्लूकोज के अंदर। ये केमिकल रिएक्शन कहाँ पे देखने को मिलेगा? दैट इज टेकिंग प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा और इसके नतीजे में पायरोवेट के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ये भी कहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर। और साथ में 10 स्टेप में होगा, 10 एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद बेटा ग्लूकोनियोजेनेसिस की बेटा अगर हम बात करते हैं तो जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है इसमें क्या हो रहा होता है कि हमारे पास जो लिपिड्स हैं जो एक्स्ट्रा बॉडी के अंदर होते हैं और बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा प्रोटीन होती है उसको किसके अंदर चेंज कर दिया जाता है? बेटा ग्लूकोज के अंदर चेंज किया जाएगा, यानी कि उसको वहाँ पे स्टोर कर लिया जाएगा। तो हम इसको नाम क्या देंगे? हम कहेंगे दिस वन इज नोन एज ए ग्लूकोनियोजेनेसिस। उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस का नाम दे देंगे। और ये वाला केमिकल रिएक्शन जो मेटाबॉलिज्म है वो भी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके अलावा साइटोप्लाज्म जो है एक खास किस्म की मूवमेंट भी शो करता है, उसको हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। अब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट जो है क्या वो सेल के एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी होती है? 100% बेटा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज़ इंपॉर्टेंट टू द सेल। सो बेटा साइक्लोसिस के बारे में आपने कभी सुना होगा? साइक्लोसिस। अब साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग मूवमेंट को ही कहते हैं। सपोज दैट फर्ज कर लेते हैं बेटा जो क्लोरोप्लास्ट है वो सेल के इस हिस्से में मौजूद है। एक प्लांट सेल ले लिया, इस प्लांट सेल के इस हिस्से में क्या देखने को मिल रहा है? क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिल रहा है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है बेटा जो आपको सेल के इस हिस्से में देखने को मिल रहा है। अब दूसरा आपने इमेजिन ये करना है कि जो सनलाइट है वो यहाँ से पड़ रही है, सनलाइट इस हिस्से के ऊपर आके पड़ रही है। अब सनलाइट जो है अगर बेटा वो इस हिस्से के ऊपर आके यहाँ पर फॉल आउट हो रही है, इस हिस्से पे आके गिर रही है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना
कि जो धूप है वो सेल के इस हिस्से पे ज़रा ज़्यादा प्रोवाइड होगी, नीचे वाले हिस्से में प्रोवाइड नहीं होगी। तो मुझे बताएं इसकी कोशिश होगी कि नहीं कि मैं सेल के उस हिस्से में जाऊं जहां पर धूप जो है वो सही मिल रही है। तो बेटा ये जो ऑर्गेनेली होगी ना, इसकी कोशिश होगी कि वो इस तरफ मूव करके जाए। अब इस तरफ मूव करके कैसे लेके जाएगा, साइटोप्लाज्म जो होता है ना वो इस तरह से बेटा मूव कर रहा होता है सेल के अंदर। अब साइटोप्लाज्म की यही जो मूवमेंट होती है इसी को हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है सेल की एफिशिएंट वर्किंग के लिए। सेल की वर्किंग के लिए नहीं, सेल की एफिशिएंट वर्किंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर ऑर्गेनेली यहीं पे रह के काम फोटोसिंथेसिस करेगी तो कम करेगी, ऊपर जाकर कर लेगी तो ज़्यादा कर लेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट for the better functioning and the efficient functioning, better existence and the evolution of the cell। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से ये जो कंसेप्ट है हम इसको एक दूसरे के साथ जोड़ के इसकी जो लड़ियाँ हैं वो हम इसको मज़ीद परोस सकते हैं आगे की जानिब। समझ आ गई बात। इसके अलावा एक आखिरी चीज़ ऐड करता हूँ और मैं बात खत्म करूँगा। डेट विल बी साइटोप्लाज्म, तो चैप्टर 4 में है बेसिकली फर्स्ट ईयर के अंदर, और एमडी कैट का पार्ट भी है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ ऐड करेंगे, वो चैप्टर नंबर 7 से ऐड करूँगा। चैप्टर नंबर 7 जब आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर, वहाँ पे बेटा आपने पढ़े होंगे कुछ एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट के बारे में, जिनको हम नाम देते हैं प्रोटोजोन का। तो मैं यहाँ पर बेटा एक प्रोटोजोन के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसका नाम क्या होता है, डेट्स नेम इज एमोइबा। क्या नेम होता है, एमोइबा होता है। बेटा एमोइबा की अगर हम बात कर लेते हैं ना, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो एमोइबा होता है ना, एमोइबा की कोई भी स्पेसिफिक शेप नहीं होती, और ये जो इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वही इसकी सूडोपोडी, इसकी जो मूवमेंट होती है, जो ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट है। तो अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ क्या साइटोप्लाज्म जो है वो सिर्फ ऑर्गेनल्स की मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है कि ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट में भी इन्वॉल्व होता है? तो आपने कभी भी ये चूज नहीं करना कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो सिर्फ ऑर्गेनल्स की, यानी कि ऑर्गेनालिस की मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, बट बल्कि ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट के अंदर भी इन्वॉल्व होता है। सपोज दैट अगर एमोइबा के केस की बात करते हैं, तो एमोइबा जो है वो मूव करता है स्पेशल स्ट्रक्चर के जरिए से, जिसको बेटा हम नाम के देते हैं, जिसको हम नाम देते हैं सूडोपोडिया। अब ये जो सूडोपोडिया होता है वो स्पेशल किस्म का साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म ना इसमें दो तरह का होता है। एक तो बाहर वाली साइड पर रहती है जो रेड रेड से बनाया है, इस साइटोप्लाज्म को क्या नाम देंगे, इस साइटोप्लाज्म को आप नाम देंगे एक्टोप्लाज्म का, दिस वन इज नोन एज एक्टोप्लाज्म। और ये अंदर वाली साइड पर जो होगा इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे एंडोप्लाज्म। तो ये जो एक्टोप्लाज्म होता है ना, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सूडोपोडिया एंड फॉर द मूवमेंट ऑफ द एमोइबा फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। इट्स मीन्स दैट कि जब भी हम साइटोप्लाज्म की बात करेंगे, क्या साइटोप्लाज्म सिर्फ ऑर्गेनल की मूवमेंट तक महदूद है? आंसर इज नो, बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनल एज वेल। तो इस केस के अंदर बेटा आप ये कहेंगे। उसके बाद लास्ट एक चीज और बात खत्म, वो ये है कि पीएच, क्योंकि यहीं पे बोर्ड पे जगह बची है, बाकी बची नहीं है। सो पीएच ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की जो पीएच होती है वो कितनी होती है? तो ये चीज आपने याद रखनी है, साइटोप्लाज्म की जो पीएच होती है दैट इज अ न्यूट्रल, इसकी न्यूट्रल रहती है। और न्यूट्रल पीएच मेंटेन करने में जो मेन रोल होता है वो कोलाइडल सॉल्यूशन का होता है। सो कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो इसका एक फंक्शन है जो कि आप कह लें कि न्यूट्रल पीएच को मेंटेन करने में इन्वॉल्व होता है। तो हाँ भाई एमडी कैट स्टूडेंट्स, अब आपके लिए ये टॉपिक जो है वो इनफ इंफॉर्मेशन है। इससे बाहर एमडी कैट के किसी भी पेपर में, किसी भी सन में, कहीं पे भी उठा लो, कोई भी एमसीक्यूज इस इंफॉर्मेशन से बाहर नहीं आएगा। हमारे लेक्चर उठाइए, उसको सीक्वेंस वाइज तैयार कीजिए, आप अपने नोट्स, अपने हैंड नोट्स खुद से बनाइए, मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। मेरा एक स्ट्रांगली बिलीव है, आप भी स्ट्रांगली बिलीव करिए कि जो मेहनत की है उसका सिला आपको ज़रूर मिलेगा। तो अपने हाथों से नोट्स बनाइए, एज़ कम्पेयर टू आप मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे सर कहाँ पे, किस वेबसाइट पे मिलेंगे, तो नोट्स मिल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। नोट्स बने हुए हैं, खुद बनाए हैं मैंने। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप खुद से करिए, वो बेहतर रहेगा। हाथों से गुजारें, उसके बाद प्रैक्टिस करिए, रिट्राइव कीजिए जितना रिट्राइव कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, सेंसरी मेमोरी होती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। और जब हम चीज़ें रिट्राइव करते रहते हैं वो हमारी एलटीएम बन जाता है। और एलटीएम ही जो होता है वो हमारे पास बेनिफिट होता है, क्योंकि अभी आपने टॉपिक पढ़ा है, इससे रेलिवेंट जितने भी ऑप्शंस होंगे सोल्व करने होंगे वो आप चुटकी बजा के सोल्व कर लेंगे। लेकिन अगर इससे रेलिवेंट कोई ऑप्शन आ जाता है 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद, तो बेटा इसी से रेलिवेंट ऑप्शन जो है वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसलिए डेली बेसिस के ऊपर एक एक बार नज़र घुमाते जाएं, क्या जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। जैसे तो 1 घंटा लग जाएगा ना सारे टॉपिक्स को कवर करने में, तो इतना छोटा सा काम है आपके लिए। क्लियर होगी बात? ओके गाइस, यहाँ तक एमडी कैट कंप्लीट है। तो मैं साइड पे जाऊँगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और उसके बाद हम लोग बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले, उनके लिए अभी थोड़ा सा बाकी इन्फॉर्मेशन रहती है। ओके बेटा।
हरिए हरिए बेटा, आप लोग भी कर लो, थोड़ा बहुत पानी वगैरह पी लो, बेहतर है। बता दे कैसे है। चल पड़ भाई, चल पड़। ओके, स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। तो बढ़िया जानकारी थी यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? मैं स्क्रीनशॉट शायद लेना भूल गया हूँ, एक सेकंड दें मुझे, अगर रिमूव करना है तो मैं भी एक पिक क्लिक कर लूँ इसको ज़रा। राइट, हो गया। तो हम लोग बेसिकली बात कर रहे थे साइटोप्लाज्म के बारे में। बेटा साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करते हैं ना कंपोनेंट्स के बारे में, साइटोप्लाज्म के किस बारे में बात करें, वो टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म के बेसिक 4 कंपोनेंट होते हैं। अब वो 4 कंपोनेंट्स कौन से हैं उनको ज़रा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। उससे पहले ना ज़रा इसको ज़रा हम रिमूव कर लें, बच्चे जोर लगा लें थोड़ा सा, फिर ओके, टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। बेटा साइटोप्लाज्म के बुनियादी 4 कंपोनेंट्स हैं। अब उन 4 कंपोनेंट्स को ज़रा देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 हमारे पास आएगा साइटोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो सबसे पहले कौन सी चीज़ आएगी? साइटोमेम्ब्रेन सिस्टम। साइटोमेम्ब्रेन सिस्टम सबसे पहले चीज़। पॉइंट नंबर 2 बेटा हमारे पास साइटोमेम्ब्रेन सिस्टम के बाद हमारे पास आएगा साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास बेटा आएगा ग्रैनुलर स्ट्रक्चर। ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स। पॉइंट नंबर 4 हमारे पास आ जाएंगी, उसको बेटा हम नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज अ साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स का नाम दे देंगे। अब बेटा ये हैं क्या, इनको ज़रा बारी बारी देखते हैं। साइटोमेम्ब्रेन सिस्टम,
यानी कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो हमें मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं, यानी कि जो डिफरेंट मेम्ब्रेन्स हैं, वो जो साइटोप्लाज्म के अंदर वो जो डिफरेंट मेम्ब्रेन्स हैं, उन डिफरेंट मेम्ब्रेन्स में डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। जैसा कि अगर हम बात कर लेते हैं, आपने केमिकल रिएक्शन पढ़ा होगा केमियोस्मोसिस का, राइट। इस तरह से एक केमिकल रिएक्शन है। तो वो जो केमिकल रिएक्शन है वहाँ पर जहाँ पर आपको एटीपेज पंप, F1 पार्टिकल्स, माइटोकॉन्ड्रिया का केस अगर याद हो, तो वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं बेटा, ये साइटोमेम्ब्रेन सिस्टम उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि साइटोमेम्ब्रेन सिस्टम इज एक्चुअल रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनेल्स दैट हैव द मेम्ब्रेन एंड इन दिस मेम्ब्रेन द स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन एंड स्पेसिफिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइटोमेम्ब्रेन सिस्टम में उन ऑर्गेनेल्स के बारे में बात की जा रही है जिन ऑर्गेनेल्स के गिर्द मेम्ब्रेन्स होती हैं। अब वो मेम्ब्रेन सिंगल भी हो सकती हैं, वो मेम्ब्रेन डबल भी हो सकती हैं। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जा रही है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की बात की जा रही है, यहाँ पर हमारे पास बेटा न्यूक्लियस की बात की जा रही है, जिसमें क्या हो रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। तो यानी कि असल में साइटोप्लाज्म हम कहते हैं कि जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, तो साइटोप्लाज्म में जो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करना है, साइटोप्लाज्म का जो सरफेस एरिया इंक्रीज करना है, सरफेस एरिया इंक्रीज फॉर केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के लिए जो सरफेस एरिया है बेटा वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब वो जो केमिकल रिएक्शन के लिए सरफेस एरिया जो इंक्रीज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, डेट इज ड्यू टू द साइटोमेम्ब्रेन सिस्टम, या फिर आप सिंपल अल्फाज में कह लें कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। और जब आपने ये टॉपिक लिखना है तो हेडिंग लिखिए, जो मैं बोल रहा हूँ इसी चीज़ को आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। क्लियर होगी बात। पॉइंट नंबर सेकंड, साइटोप्लाज्म के अंदर हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है जिसको हम नाम देते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन या दूसरे अल्फाज में आप ये कह लेंगे सेल स्केलेटन। क्या नाम देंगे हम इसको, हम कहेंगे दिस वन इज नोन एज अ सेल स्केलेटन, या फिर आप ये कह लें कि हम इसको बेटा नाम देते हैं डायनामिक स्केलेटन। क्या नाम देते हैं, डायनामिक स्केलेटन, क्योंकि ये एक ऐसा स्केलेटन है जो कि एक सेल की जो शेप है उसको चेंज करना, एक सेल की शेप को मेंटेन करना, उसके अंदर जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोबारा से सुन ले, ये सेल की शेप को मेंटेन करता है, सेल की शेप को चेंज करता है। इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे बेटा, इसमें आपको माइक्रोटब्यूल्स देखने को मिलेंगे जो कि टब्यूलेंट प्रोटीन से मिलकर बनते होते हैं। इसके अलावा आपको बेटा माइक्रोफिलामेंट्स देखने को मिलेंगे। जल्दी से मुझे बताएं, मैंने आपको जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लीमा या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन जब आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि उस मेम्ब्रेन की अंदर वाली साइड पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, माइक्रोटब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स देखने को मिलेंगे, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स देखने को मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स देखने को मिलेंगे, या फिर क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, जल्दी से बोलो, हरियप हरियप हरियप। इंटरमीडिएट फिलामेंट, तो बेटा वहां पर क्या देखने को मिलेंगे, डेट इज द कौन से, जल्दी से चीज, डेट इज अ माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट बेटा अंदर वाली साइड पर पाए जाते हैं और बाहर वाली साइड पर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब पता क्या होता है, आप लोगों ने एक मैकेनिज्म तो पढ़ा ही होगा साइटोकाइनेसिस का। क्या पढ़ा होगा, साइटोकाइनेसिस का। अब साइटोकाइनेसिस के मैकेनिज्म के दौरान जो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है बेटा, जो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है, उस स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन कहाँ पर हो रही होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही होती है। और जो सेपरेशन होनी है बेटा क्रोमोसोम्स की, तो क्रोमोसोम्स की जो सेपरेशन होनी है उसके लिए स्पिंडल फाइबर का बनना ज़रूरी है। और उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले ज़रूरी है कि जो ऑर्गेनेल्स होती हैं वो एक तरफ मूव कर जाएं, या जो सेल ऑर्गेनेल्स है उनको एक तरफ मूव कर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल स्केलेटन होता है वो उसके अंदर साइटोकाइनेसिस के अंदर इन्वॉल्व भी होता है। इसके अलावा अगर बेटा हम बात करते हैं एनिमल सेल की साइटोकाइनेसिस के बारे में, एनिमल सेल के साइटोकाइनेसिस के बारे में, उसको बेटा हम क्या नाम देते हैं, हम कहते हैं दिस वन इज नोन एज अ क्लीवेज फ्लो का नाम देते हैं। अब ये जो क्लीवेज फ्लो होती है जो कि एनिमल सेल की साइटोकाइनेसिस होती है, ये इसमें पता सेल क्या होता है, सेल जो होता है वो बाहर से अंदर की जानिब जो होता है इस तरह से इन्वेजिनेट हो जाता है। और यहाँ पर कौन सी चीज़ उसको बाहर से अंदर की जानिब इन्वेजिनेट करती है, वो आपने चीज़ याद रखनी है, डेट इज अ आपके पास क्या होता है, साइटोस्केलेटन का कौन सी चीज़ जो होती है वो इन्वॉल्व होती है, डेट इज अ माइक्रोफिलामेंट। कौन सी चीज़ होती है, माइक्रोफिलामेंट। तो यह चीज़ आपने याद रखने के क्लीवेज जो फ्लो होती है उसमें इन्वॉल्व होगा माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट क्या है, साइटोस्केलेटन, और साइटोस्केलेटन किसमें पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में। इसका मतलब इनडायरेक्टली तौर पर साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस के अंदर भी इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट वन इज द ग्रैनुलर स्ट्रक्चर। बेटा अगर हम ग्रैनुलर स्ट्रक्चर की बात करें तो नो डाउट ग्रैनुलर स्ट्रक्चर में एक ही आपके माइंड में इस वक्त चीज आ रही होगी, डेट इज अ राइबोसोम। बेटा राइबोसोम के अलावा और भी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जैसे कि जो स्टोरेज चीजें होती हैं, जो स्टोरेज मटेरियल होता है वो भी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर की फॉर्म के अंदर पाया जाता है। और बैक्टीरिया के केस के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको भी साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर किया जाता है। अब कौन से वो वेस्ट मटेरियल है जिनको साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर किया जाएगा, तो उनमें से मैं चंद एक यहाँ पर बेटा नेम लिख देता हूँ। सपोज डेट अगर हम बात कर लेते हैं अल्कोहल की बात कर लेते हैं।
अल्कोहल की बात कर लेते हैं। तो अल्कोहल जो होता है ये एक वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है। अल्कोहल जो है ये एक वेस्ट मटेरियल होता है। इसको कहाँ पे स्टोर किया जाएगा? डैट इज स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के केस में वहाँ पे इसको क्या कर लिया जाएगा? स्टोर कर लिया जाएगा। या इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं लैक्टिक एसिड वगैरह, तो लैक्टिक एसिड जो है ये भी आपको वहीं पे स्टोर्ड फॉर्म के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसके ग्रैन्युल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर बेटा आखिरी चीज़ आती है जो मेन चीज़ है, डैट इज अ साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिटेल में बताई हैं वो चीज़ें, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें जो हमारी रह गई हैं वहाँ पर वो चीज़ें बताएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स की बेटा अगर मैं बात करूँ ना, तो आपने कहना है कि साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में हमें देखने को मिलता है 90% क्या देखने को मिलेगा? वाटर देखने को मिलेगा। और उसको आपने क्या नाम दिया? उसको आपने नाम दे रखा है साइटोसोल का। क्या नाम दे रखा है? साइटोसोल। व्हाट इज साइटोसोल? द सोलबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के सोलबल पार्ट को क्या कहेंगे? साइटोसोल का नाम दे देते हैं, है ना। उसके बाद साइटोप्लाज्मिक जो मैट्रिक्स है, हमने जिस चीज़ को मेनली तौर पे कवर करना है वो है इसकी कंपोजिशन। इसकी कंपोजिशन को हमने कवर करना है। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स की कंपोजिशन में सबसे पहली चीज़ हम कहेंगे कि इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं, हमें एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, आइंस, हमें मिनरल्स। पहली चीज़ हमें बेटा यहाँ पे देखने को मिलेंगे मिनरल्स। मिनरल्स के बाद सेकंड चीज़ आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बाद बेटा तीसरी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे आइंस। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स बेटा दो तरह के आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक को बेटा हम नाम देंगे माइक्रो एलिमेंट्स, माइक्रो एलिमेंट्स का नाम देंगे जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और दूसरे जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम नाम देंगे मैक्रो एलिमेंट्स। दीज आर नोन एज अ मैक्रो एलिमेंट्स। तो मैक्रो एलिमेंट्स भी बेटा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो एलिमेंट्स? कौन कौन से माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं बेटा? अगर हम बात कर लेते हैं, जैसा कि मैं ऑक्सीजन यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑक्सीजन की बात कर लूँ। फिर उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ बेटा हाइड्रोजन की बात कर लूँ। हाइड्रोजन के बाद अगर बेटा मैं बात कर लेता हूँ नाइट्रोजन की बात कर लूँ। नाइट्रोजन के बाद अगर मैं बात कर लूँ कैल्शियम की बात कर लेता हूँ। या फिर अगर बेटा मैं बात कर लेता हूँ फास्फोरस के बारे में बात कर लूँ। या फिर ये जो हैं ये आपके पास आ जाएंगे मैक्रो एलिमेंट्स के अंदर। इसके अलावा पोटासियम का आयन आपको देखने को मिलेगा, मैग्नीशियम देखने को मिल जाएगा, ठीक है, Cl आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा आपको कार्बन भी यहाँ पे बेटा देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी दीज आर द मैक्रो एलिमेंट्स, ये मैक्रो एलिमेंट्स होंगे। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अच्छा, इनका डिफरेंट रोल होता है। ऐसा नहीं है कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है और इनका कोई रोल नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसा कि अगर मैं बात कर लेता हूँ बेटा कैल्शियम की, तो कैल्शियम जो होता है वो बेटा इन्वॉल्व होता है मिडल लैमिला के अंदर। जो मिडल लैमिला होता है, मिडल लैमिला, तो मिडल लैमिला की जो फार्मेशन होती है सेल वॉल के अंदर, उसमें कैल्शियम का रोल होता है। फास्फोरस की बात कर लें बेटा, फास्फोरस जो है उसका रोल कहाँ पर होता है? अगर हम फास्फोरस की बात करें तो जो ATP है, ATP की बात कर लें तो, या न्यूक्लिक एसिड की बात कर लें, ATP की बात कर लूँ या फिर मैं न्यूक्लिक एसिड की बात कर लूँ, उसके अंदर आपको किसका रोल देखने को मिलेगा? नो डाउट आपको वहाँ पे फास्फोरस का रोल भी देखने को मिलेगा। इसी तरह से नाइट्रोजन जो होता है वो बेटा आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ पर? जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल होता है, राइट, क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल, ठीक है, उसकी फार्मेशन के अंदर आपको इसका एक इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिल जाएगा। तो ये नहीं कि गर्ज ये कि माइक्रो जो एलिमेंट्स होते हैं उनका एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरी होता है। तो माइक्रो एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। माइक्रो एलिमेंट्स जो होते हैं वो थोड़े से कम अमाउंट के अंदर रहते हैं। उनमें बेटा हम बात कर लेते हैं, नंबर 1 इज़ कोबाल्ट की बात कर लें, नंबर 2 बेटा मैग्नीज की बात कर लें, नंबर 3 बेटा आपके पास कॉपर की बात कर लें, ठीक है, नंबर 4 हमारे पास जिंक की बात कर लें। और ये जो हैं आपके पास एलिमेंट्स, ये आपको किस फॉर्म के अंदर देखने को मिलेंगे? माइक्रो एलिमेंट्स के फॉर्म के अंदर। और कुल मिला के अगर हम सोचना चाहेंगे कितने एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, देयर इज़ 36 एलिमेंट्स जो कि यहाँ पर बेटा आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर होगी बात? तो ये पहली चीज़ जो इसकी कंपोजिशन में आनी थी वो आपने क्या लिखी? डेट इज़ आपके पास एलिमेंट्स, आइंस और मिनरल्स आ गए। अब इसके बाद दूसरी चीज़ जो बेटा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, डेट इज़ वाटर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेट इज़ वाटर। वाटर की बात करें ना, तो वाटर आपको पता है कि साइटोसोल वाले पोर्शन में, अब तो मैंने ये लाइन कई बार बोल दिया है ना, तो आप भी सोच रहे होंगे कि ये बार बार क्यों बोली जा रही है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि ये वुडी प्लांट्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर होता है वो 52% होता है। सो वुडी प्लांट्स के केस में बेटा ये आपको कितना देखने को मिलेगा? पानी 52% देखने को मिलता है। लेकिन उसके बरक्स अगर हम सकुलेंट्स प्लांट के ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं, सकुलेंट प्लांट्स जो हैं, सकुलेंट प्लांट्स ऑर्गन्स के बारे में बात करूँ तो वहाँ पर बेटा यही जो है वो आपको 85 to 90% के करीब आपको वाटर देखने को मिलेगा। और उसके बरक्स अगर मैं जनरली बात करता हूँ, जनरली तौर पर अगर बात करूँ तो जनरली तौर पर आपको 90% आपको देखने को
मिल जाएगा 90 से 95%। और बाकी जो 10% होता है बेटा वो कंबाइंड फॉर्म के अंदर वाटर होता है। 10% जो होता है वाटर वो किस फॉर्म के अंदर पाया जाता है, वो कंबाइंड फॉर्म के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। वाटर आ गया, एलिमेंट्स आ गए, मिनरल्स आ गए। वाटर के बाद बेटा अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पर बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इज अ पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे पहली चीज़ जो आएगी डेट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। कौन सी चीज़ आ जाएगी, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आपको कितने परसेंट देखने को मिलेंगे बेटा, 12 to 14%। 12 to 14% जो है वो आपको कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। अब अगर तो प्लांट सेल के बारे साइटोप्लाज्म को देख रहे हैं तो आपको हर किस्म का जो कार्बोहाइड्रेट है यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि बेटा अगर हम बात कर लेते हैं राइबोस देखने को मिलेगा। अगर हम बात कर लेते हैं डीऑक्सीराइबोस आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात कर लेते हैं ग्लूकोज देखने को मिलेगा बेटा, आपको फ्रक्टोज देखने को मिलेगा, आपको बच्चे सक्रोज देखने को मिलेगा, आपको बेटा स्टार्च देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से आपको सेलुलोज भी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सेलुलोज नहीं होता, ये हर किस्म का जो आपको यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है वो आपको बेटा देखने को मिलेगा। क्योंकि प्लांट सेल के अंदर मेनली तौर पर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कैसे प्रिपेयर्ड हो रहे होते हैं, दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म के जरिए से प्रिपेयर्ड हो रहे होते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे बात करते हैं। तो सेकंड नंबर पे बेटा कार्बोहाइड्रेट्स के बाद जो हमारे पास आएंगे दैट इज द लिपिड्स। क्या चीज़ देखने को मिलेंगे, लिपिड्स देखने को मिलेंगे। लिपिड्स की बेटा बात करें तो आपने कहना कि जो लिपिड्स हैं वो कितने परसेंट होते हैं, लिपिड्स भी आपको देखने को मिलेंगे बेटा 12 to 14%। 12 to 14% आपको क्या देखने को मिलेंगे, लिपिड्स देखने को मिलेंगे। अब ये लिपिड्स जो होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं किस चीज़ के अंदर, जैसे कि स्टीरोल्स होते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हो गए बेटा हमारे पास, जैसा कि फास्फोलिपिड्स हो गए, उसके बाद बेटा स्पिंजोलिपिड्स हो गए। अच्छा, इन चीज़ों की अब इंपॉर्टेंस क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद तो है लेकिन किस काम आती हैं। देखें आपके पास जो राइबोस शुगर्स हैं या डीऑक्सीराइबोस शुगर हैं ये इन्वॉल्व होती हैं आरएनए और डीएनए की फार्मेशन के अंदर। अगर आपको याद हो तो आरएनए और डीएनए की जो फार्मेशन होती है उसके अंदर हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। मैसेंजर आरएनए के बाद जो ट्रांसफर आरएनए वगैरह बन रहे होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। उसके बाद बेटा ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये एनर्जी देते हैं, सेल को एनर्जी देने के लिए इन्वॉल्व होते हैं। सक्रोज और स्टार्च ये किस फॉर्म के अंदर होते हैं बेटा, ये स्टोर करने के लिए, एनर्जी को स्टोर करने के लिए। इसी तरह से जो सेलुलोज है बेटा वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि प्लांट की सेल वाल जो होती है, सेल वाल किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से। प्राइमरी वाल जो होती है उसमें सेलुलोज होता है क्रिस क्रॉस मैनर के अंदर, राइट। तो वहाँ पर आपको सेलुलोज भी देखने को मिलेंगे। इसी तरह से स्टीरोल्स, कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये कहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फार्मेशन होती है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फार्मेशन के अंदर ये इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। यानी कि बेसिकली जब एक्सोसाइटोसिस का मैकेनिज्म हो रहा होता है उस वक्त प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एडिशन हो रही होती है ना। तो कैसे हो रही होती है वो एक अलग टॉपिक है, उसकी तरफ नहीं जाएंगे। तो उस जो एडिशन हो रही होती है उसके अंदर बेटा ये इन्वॉल्व होते हैं लिपिड्स वगैरह। सो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स। इसके बाद तीसरी चीज़ जो होती है दैट इज आ प्रोटीन्स। क्या होती है बेटा, प्रोटीन्स आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर हम प्रोटीन्स के बारे में बात करें तो प्रोटीन्स के बारे में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि प्रोटीन्स जो होती हैं वो आपको देखने को मिलेंगी 40%। आपको 20 से 40% जो है वो आपको क्या देखने को मिलेंगी, प्रोटीन्स देखने को मिलेंगी। यानी कि अगर हम ड्राई वेट के बारे में बात करते हैं, अगर मैं ड्राई वेट की बात करता हूँ, ड्राई वेट ऑफ साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, ड्राई वेट ऑफ साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अगर मैं ड्राई वेट के बारे में बात करूं तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स का जो ड्राई वेट का बेटा जो 50 to 60% हिस्सा होता है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, उनमें से कुछ प्रोटीन्स जैसा कि बेटा जो कि एंजाइम्स के तौर पर काम कर रही होती हैं, राइट। और इसी तरह से कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो कि अब कह लें कि सेल से बाहर एक्सपोर्ट की जानी होती है, जैसे कि हार्मोन्स वगैरह, है ना। तो कुछ सेल्स हार्मोन्स भी तो रिलीज़ करते हैं ना, तो ये हार्मोन्स और एंजाइम्स वगैरह होते हैं, ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर किए जाते हैं। उसके बाद बेटा यहाँ पर मज़ीद अगर हम बात करना चाहें तो हम कहेंगे कि ये मेन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ और भी अमाउंट्स के अंदर कुछ कंपाउंड्स होते हैं, बट वो बहुत ही आप कह लें कि माइनर कंटेंट सा रहता है उनके साइटोप्लाज्म की इस कंपोजिशन के अंदर। अब हम बेटा फाइनली एक आखिरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म। और सिर्फ चंद एक फंक्शंस दोबारा से मैं डिस्कस करूँगा जो कि रह गए हैं, बाकी नहीं, क्योंकि बाकी तो मैंने MD कैट के स्टूडेंट्स के साथ ही आपको भी करवाए थे, राइट। तो बेटा उनमें से पहला जो फंक्शन है
ये एक्ट एज अ बफर, एक्ट एज बफर्स। सो ये बफर के तौर पे भी काम करते हैं। अब ये बफर जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इस बफर का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। उसके अलावा बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे कि रोल इन साइटोकाइनेसिस, फंक्शंस क्या लें, या फिर इसको दूसरे अल्फाज में यहाँ पर जो हेडिंग देनी है ना, वो आप क्या देंगे, आप देंगे प्रॉपर्टीज़। क्या नाम देंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये उसके अंदर, यानी कि रोल इन साइटोकाइनेसिस, या फिर आप ये कह लें कि सेल डिवीजन। फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट आप बात करेंगे सपोर्ट के बारे में, ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करेंगे एक आखिरी प्रॉपर्टी के बारे में। अच्छा जी, तो हम इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ अ बफर। देखें, जो साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूट्रल पीएच को मेंटेन करना है 7, है ना, तो उसके अंदर जो मेन रोल है वो किस चीज़ का होता है, दैट इज़ द रोल ऑफ द साइटोसोल का साइटोजेल। अब ये बफर का काम इसलिए करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एंजाइम्स वगैरह जो है वो गलती से लाइसोसोम से ब्रस्ट होकर बाहर निकल आए, और बाहर निकलने का मतलब साइटोप्लाज्म में आ जाए, तो साइटोप्लाज्म उसको बाकी डैमेजेस से बचाने के लिए इसकी जो पीएच होती है वो एज अ बफर के तौर पे काम कर रही होती है, यानी कि उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, उसका असर ही खत्म कर देती है। तो हम इसको क्या कहेंगे, बफर के तौर पे काम करते हैं। उसके अलावा बेटा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सपोर्ट और ट्रिगर प्रेशर की इकट्ठे बात कर लेते हैं। सपोर्ट और ट्रिगर प्रेशर के बारे में, यानी कि टर्जिडिटी के बारे में हम बात कर लेते हैं बेटा, ट्रिगर प्रेशर और सपोर्ट के बारे में। यहाँ पर एक चीज़ अंडरस्टैंड करिए दोबारा से, पहले भी एक बार एक्सप्लेन की गई थी आपको बेटा, ट्रिगर प्रेशर को अंडरस्टैंड कर लें। ये है हमारे पास प्लांट सेल, और ये प्लांट सेल के अंदर होता है वैक्यूल, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल है, और ये यहाँ पे क्या मौजूद है, साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे देखिएगा ट्रिगर प्रेशर में साइटोप्लाज्म का क्या रोल होता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि वैक्यूल जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रिगर प्रेशर के लिए, लेकिन बेटा वैक्यूल ट्रिगर प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल साइटोप्लाज्म होता है। अब कैसे इन्वॉल्व होता है उसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं बेटा। वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन होती है, स्पेशली जो प्लांट वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन होती है ना, उस स्पेशल मेम्ब्रेन को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज नोन एज अ टोनोप्लास्ट। क्या नाम देंगे, टोनोप्लास्ट। ये जो टोनोप्लास्ट की टर्मिनोलॉजी है, ये आप लोग एनिमल वैक्यूल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, यू कैन ओनली यूज इट फॉर द प्लांट वैक्यूल। तो अब पता क्या होता है कि ये जो स्पेशल किस्म के यहाँ पर क्या होते हैं, आप कह लें कि कैरियर्स प्रोटीन्स होते हैं, स्पेशल किस्म की चैनल्स मौजूद होते हैं, जिसकी मदद से जो आयंस वगैरह होते हैं ना बेटा, ये जो माइक्रो एलिमेंट्स हैं या आयंस हैं, ये जो मिनरल्स होते हैं या फिर कोफैक्टर्स होते हैं, ये इस साइटोप्लाज्म से मूव करके, यानी कि साइटोप्लाज्म का साइटोसोल से, साइटोप्लाज्म के साइटोसोल से मूव करके कहाँ पे चले जाएंगे, वैक्यूल्स के अंदर। जब ये जो आयंस हैं, ये आयंस मूव करके इधर अंदर के जानिब चले जाएंगे, तो इन आयंस का पीछा करेंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स, और वाटर के मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग मूव करेंगे, यानी से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, जिसके नतीजे में जो ओस्मोलैरिटी होगी या ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो होगी, पानी की जो अंदर वाली साइड पर कंसंट्रेशन होगी बेटा, वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब वैक्यूल के अंदर पानी इंक्रीज हो गया तो वैक्यूल फूल जाएगा, जब वैक्यूल फूलेगा तो वैक्यूल के फूलने से साइटोप्लाज्म थोड़ा साइड पे हट जाएगा, साइटोप्लाज्म यहाँ पर आ गया साइड पे। अब वैक्यूल जो होगा वो प्रेशर लगाएगा किसके ऊपर, साइटोप्लाज्म के ऊपर, और वैक्यूल प्रेशर लगाएगा साइटोप्लाज्म के ऊपर, और साइटोप्लाज्म प्रेशर लगाएगा किसके ऊपर, बाहर वाली मेम्ब्रेन के ऊपर। तो बेटा ये वैक्यूल का साइटोप्लाज्म के ऊपर प्रेशर लगाना और साइटोप्लाज्म का बाहर की मेम्ब्रेन यानी कि सेल वॉल के ऊपर प्रेशर लगाना, उस प्रेशर को हम क्या नाम देंगे, उस प्रेशर को हम नाम देंगे ट्रिगर प्रेशर। क्या नाम देंगे, ट्रिगर प्रेशर का नाम देंगे, यानी कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिगर प्रेशर। ट्रिगर प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, इट इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिगर प्रेशर। तो ट्रिगर प्रेशर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम क्या है, उसका है साइटोप्लाज्म। लेकिन हु इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ ट्रिगर प्रेशर, ट्रिगर प्रेशर का अल्टीमेट सोर्स कौन है, वैक्यूल। ट्रिगर प्रेशर का अल्टीमेट सोर्स वैक्यूल है, लगाएगा कौन, साइटोप्लाज्म लगाएगा। इस तरह से मैंने कहा कि यहाँ पे ट्रिगर प्रेशर में इन्वॉल्व होते हैं। फिर बेटा सपोर्ट किस चीज़ के प्रोवाइड करनी है बेटा, ग्रेविटी के खिलाफ या बाकी जो रेजिस्टेंस फैक्टर होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, उनके खिलाफ जो सपोर्ट प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी होती है वो भी साइटोप्लाज्म के किसी हद तक रहती है। और उसके बाद साइटोकाइनेसिस के अंदर रोल कैसे रहता है बेटा, वो है साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट, जिसको हमने थोड़ी देर ही पहले डिस्कस किया, दैट इज द साइक्लोसिस एंड द स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म, जो कि ऑर्गेनेल्स को इधर उधर मूव करवाते हैं और सेल के अंदर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो दैट इज द होल एंड टोटल डिस्कशन अबाउट द साइटोप्लाज्म। होप सो you will enjoy this lecture and the other lectures of the lecture series of the cell structure and the organelles. If you have any sort of question related to this topic or any other topic, so you can comment right now. और अगर लेक्चर सीरीज बढ़िया लग रही है तो काइंडली तौर पे बेटा आपके जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी BSc लेवल या कुछ भी किए या किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप उनके साथ ये शेयर करिए, क्योंकि जाहिर सी बात है
ज़ाहिर सी बात है कि भाई खुद भी ग्रो करिए, ग्रो करने में हमें भी हेल्प कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर, बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर, जहाँ पर ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, बहुत बेहतरीन अकेडमीज़ या स्कूल सिस्टम्स नहीं हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और हो सकता है कि आपका छोटा सा जो काम है वो किसी की कंप्लीट लाइफ जो है उसका टर्निंग पॉइंट साबित हो, और वो आपको लाइफ टाइम दुआएँ दे और याद रखे। ओके गाइस, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।